हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बुक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए चाक्षु पब्लिकेशन का हम लोग संपूर्ण स्टडी गाइड लगा रहे हैं। दोस्तों, पार्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं। यहाँ पे 3000 बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस के एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है और उसी टॉपिक से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अभी तक हमने प्राचीन इतिहास का पहला पार्ट किया था जिसमें 50 बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। अभी उसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक पूरा कंप्लीट करेंगे प्राचीन इतिहास। दोस्तों, एक एक टॉपिक कवर हो जाएगी हमारा प्राचीन इतिहास की। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री की आज पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। इसकी पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है प्राचीन इतिहास का। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट में 51 से क्लास। सभी लोग ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? बताओ किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन दिया है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और सिख धर्म। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। देखो, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं बन गई थी। जैसे किसी माँ बाप के बच्चे होते हैं ना, दो बच्चे हो गए तो जमीन में हिस्सेदारी हो जाती है, वैसे ही बहुत सारे अनुयायी थे, दो लोगों ने दो पार्टी में खंडित कर दिया। देखो दो शाखाएं जो थी, एक थी हीनयान। कौन सी यान? हीनयान। ठीक है, ये प्राचीन कह सकते हो, ये पुरानी थी। ठीक है, इसमें क्या करते थे लोग? कर्म और धर्म पे विश्वास करते थे। ठीक है, कर्म और धर्म पे विश्वास करते थे। और दूसरा जो था शाखा महायान, क्या था बेटा? महायान। इसकी क्या कहानी थी? ये नवीन थी। क्या थी? नई थी, नई शाखा थी। इसमें क्या था? लोग परोपकार पे विश्वास करते थे, दूसरों की मदद करो, सुख दुख में साथ दो, एक दूसरे का क्या करो? भाईचारा प्रेम के साथ एक दूसरे से मिलकर रहो। तो ये लोग परोपकार में, भाईचारा में विश्वास करते थे। ठीक है, तो ये था बौद्ध धर्म की दो शाखाएं, हीनयान और महायान। दोनों शाखाओं के अलग अलग विशेषता था, विचार था। ठीक है, उद्देश्य था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 52। सभी बच्चे आ जाओ 52 पे। आ गया है 52 नंबर का प्रश्न है, लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में है? ये राज्य बताना है। उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, गुजरात में है या राजस्थान में है? कमेंट करके जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। लोथल नामक स्थान दोस्तों गुजरात में है। कहाँ है बेटा? गुजरात में है, गुजरात में है। ठीक है, ये लोथल जो है, इसको इस सभ्यता में दोस्तों आप कह सकते हैं लोथल का ये डार्क, देखिए डार्क यार्क, क्या बोलते हैं? डार्क यार्क बोलते हैं। ठीक है, यार्ड, एक सेकेंड, डार्क यार्ड। ठीक है, डार्क यार्ड क्या होता है? जहाजों की गोदी, जहां पे जहाज खड़ी होती, जहाजों की गोदी। ठीक है, तो ये लोथल जो है गुजरात, जानती हो समुद्र के तट पे गुजरात पूरा बसा हुआ है, पूरा राज्य। ठीक है, कई जिले जो है गुजरात के बॉर्डर पे है समुद्र के। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे, क्वेश्चन नंबर 53। ध्यान दो सब लोग। हाँ, बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये प्रश्न भी है। बौद्ध धर्म की नींव कितनी महान सच्चाइयों और कितने अंगी पथ पर आधारित है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोल रहा है जो बौद्ध धर्म टिका हुआ है कितनी महान सच्चाइयों और कितने अंगी पथ पर आधारित है? ऑप्शन में दिया है 6 सच्चाई है और अंगी पथ 4 है, या 2 या 8 या 8 या 6 या 4 या 8। ऑप्शन सामने है। इस प्रश्न का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 4 सच्चाई है इसकी। क्या है? 4 सच्चाई है और 8 कितने हैं? 8 पथ हैं। तो सच्चाई पहले जान लो, सच्चाई क्या क्या है इस धर्म की।
सच्चाई है बेटा, सत्य क्या है? सत्य। चार आर्य सत्य लिख लो। दुख, दुख का कारण, ये चार आर्य सत्य है। दुख हो गया, दुख का कारण, और दुख के कारण का निवारण, दुख के कारण का निवारण, ठीक। और लास्ट जो पॉइंट है सच्चाई का, सत्य का, वो है निवारण का मार्ग, दुख के कारण के निवारण का मार्ग, ठीक। तो ये चार सच्चाई है। और 8 क्या है? पथ है। पहला पथ है दोस्तों सम्यक दृष्टिकोण। क्या है? सम्यक दृष्टिकोण। दूसरा पथ है हमारा सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, संकल्प, ठीक है, संकल्प, ये क्या है बेटा? फिर तीसरा क्या है? सम्यक वचन। चौथा है सम्यक कर्म, ठीक है। फिर है सम्यक आजीविका, इसको लिख सकते हो आप लोग, इंपॉर्टेंट है आजीविका। और सम्यक प्रयास और सम्यक स्मृति। 7 हो गया सम्यक समाधि। देखा? तो ये सच्चाई है, ठीक है। और ये 8 अंगी पथ है। चलो देखो 53 का आंसर समझ में आ गया। 53 का आंसर क्या होगा? डी वाला। 54 पे आ जाओ। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की किस भाषा का प्रयोग किया? उन्होंने जो उपदेश दिया, जो ज्ञान दिया लोगों को, अपने अनुयायियों को शिक्षा दी, किस भाषा में दी थी ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया है मगधी, बी ऑप्शन संस्कृत, सी ऑप्शन प्राकृत, और डी ऑप्शन आपका पाली भाषा दिया है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में, याद रखना, ठीक है। पाली भाषा में इन्होंने अपना उपदेश, शिक्षा, ज्ञान, प्रवचन पाली भाषा में दिया था, ठीक है ना। पाली भाषा दोस्तों सबसे पुरानी और प्राचीन भाषा है, याद रखना। 6वीं शताब्दी में इस भाषा की शुरुआत हुई थी। ये हिंदी तो बाद में आई है, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 55 पे। त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, पारसी धर्म, देखते चलिए। आगे है जैन धर्म, और लास्ट डी ऑप्शन है बौद्ध धर्म। तो त्रिपिटक दोस्तों बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। जैसे हमारे हिंदू धर्म का क्या है? हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है बेटा? कौन बताएगा? श्रीमद् भागवत गीता हो गया, रामायण हो गया। और बाइबल किसका है? बाइबल क्रिश्चियन धर्म का, ईसाई धर्म का। मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। सिख धर्म की कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब। सारी चीजें तैयार रखो, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म की क्या है? पवित्र ग्रंथ है बेटा, पवित्र ग्रंथ लिख लीजिए, पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक, त्रिपिटक। चलो एक बार क्वेश्चन फिर से आप लोग देख लो, कुछ लोग देख नहीं पाए होंगे क्लियर। त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ देखो धर्म, किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म की पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। क्लियर? सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो बेटा आगे चलो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 56, सभी बच्चे ध्यान दो। 56 नंबर का क्वेश्चन है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णित है।
तो बौद्ध धर्म के उस ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें जो भिखारी नहीं होते, भिक्षु मांग मांग के खाते, भिखारी नहीं कहेंगे, भिक्षु कहेंगे उनको, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, जो भिक्षा मांगते हैं, तो उनके बारे में कुछ नियमों का उल्लेख है। बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक हैं उनके लिए कुछ विशेष नियमों का उल्लेख है, उस किताब का नाम बताना है। जैसे ये ग्रंथ है त्रिपिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सत्य पिटक। ऑप्शन चारों आपके सामने है, सही जवाब आपको करना है यहाँ पे। बताओ बेटा 56 का कौन सा सही होगा विकल्प बी, कौन सा विकल्प सही होगा? भिक्षुकों के लिए किसमें नियम दिया है? विनय पिटक में सारे नियम दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? भाई बताओ, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बताओ भाई, बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। सभी को क्लियर है? चलो, 10 पारमिताओं को पूर्ण रूप से पालन करने वाला, ठीक है, बोधिसत्व का 58 है। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? बताइए, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? बताओ, मैंने अभी बताया इस्लाम कुरान, ये तो सही है, सही है कि नहीं? सब लोग लिखो फटाफट, क्वेश्चन पूछ लिया जो मैंने बताया था। सिख धर्म की गुरु ग्रंथ साहब, ये भी सही है। ये धर्म हो गया इस्लाम, सिख, और इनकी पवित्र पुस्तकें हो गई। जैन धर्म की दिया बेटा उपनिषद, ये उपनिषद नहीं होगा। ईसाई की मैंने बताया था बाइबल, ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा असंगत हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दो। सी ऑप्शन यहाँ पे असंगत हो जाएगा। अगर हम जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ की बात करें तो आगम साहित्य होता है। क्या होता है बेटा? आगम साहित्य होता है। आगम साहित्य लिख लो, इसको भी याद कर लेना। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? आगम साहित्य है। ओके, चारों धर्म है यहाँ पे, सभी की पवित्र किताबें, सभी की धार्मिक ग्रंथ के बारे में लिखा हुआ है। ओके, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद 59। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? वर्ल्ड लेवल पे फेमस है दोस्तों, ठीक है। गोमतेश्वर की प्रतिमा ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया है कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं। गोमतेश्वर की प्रतिमा किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ए, कर्नाटक में। कहां है बेटा? कर्नाटक में गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थित है। 59 इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, गुजरात में है या बिहार में है? बताओ। विक्रमशिला भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ठीक है। पहले यहाँ पे विदेश के लोग पढ़ने आते थे, फिर जो अंग्रेज और मुस्लिम शासक आए इसको खंडहर बना दिए, पूरा तोड़ डाले, पूरा जला दिए, कबाड़ कर दिए हैं। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? विकल्प डी, बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। गोपाल वंश का शासक था धर्मपाल, उन्होंने इस विश्वविद्यालय, गोपाल था, ठीक है भैया। किस वंश का शासक था गोपाल? गोपाल वंश का शासक था धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल नाम था। उन्होंने ये विश्वविद्यालय बनाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्लियर है? ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। 61। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? अमरावती
सातवाहन राजवंश के जो शासक थे बच्चों, उन्होंने इस वास्तुकला को क्या किया, अपनाया, इसको संरक्षण किया, इसको सुरक्षित किया, इसको सपोर्ट किया। ठीक है, तो सातवाहन राजवंश के जो शासक थे, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम संरक्षण प्रदान किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। आ जाओ सब लोग। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के सन पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल नाम था। अगर उपाली भी दिया है, उपाली ये शिष्य थे। क्या थे? उपाली जो है ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। अनंदा कौन थे? अनंदा जो थे चचेरे भाई थे, चचेरे भाई थे गौतम बुद्ध के। और एक उपगुप्त लिखा है, उपगुप्त ये अशोक सम्राट के गुरु थे। ठीक है, सम्राट अशोक के गुरु थे। लो, चारों नाम कौन क्या था क्लियर हो गया। ठीक है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। उपगुप्त कौन थे? सम्राट अशोक के गुरु थे। उपाली कौन थे? ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आनंदा कौन था? आनंदा चचेरा भाई था किसका? गौतम बुद्ध का। ओके, चलो 62 के आगे आ जाओ 63 पे। निम्नलिखित में से, चलो बेटा देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? एक ऐसा यज्ञ है जिसमें घोड़े की बलि दी जाती है, घोड़े को बलिदान दिया जाता है। बताओ घोड़े की बलि देने वाला यज्ञ कौन सा है? समझ में आया? आग के किनारे बैठ के चारों लोग घेर के जो यज्ञ नहीं होता। चलो देखो, बताओ। वाजपेय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, अश्वमेव यज्ञ और राजसू यज्ञ। अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा ही तो होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे अश्वमेघ यज्ञ जो है घोड़े के बलिदान से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 64। दिगंबर और श्वेतांबर जैसे हीनयान महायान बौद्ध धर्म था, वैसे ही बेटा ये दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म में है। ठीक है, दो शाखा यहां भी बन गई थी, दिगंबर और श्वेतांबर। एक पार्टी जो थी बिना कपड़ों के टहलते हैं आज भी जैन धर्म में। देखे हो? कोई देखा है कहीं? ऐसे ही बिना कपड़े नंगे टहल रहे हैं, घंटी उंटी टांगे रहते हैं। देखे हो? टनटनात रात है। चलो आगे देखो। श्वेतांबर समूह के साधु श्वेत वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये सफेद वस्त्र पहनते हैं। तुम काहे बोल दिए तुरंत? 65 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए 65 नंबर के प्रश्न में बच्चों आते हैं। 65 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? क्या गजब! लॉजिकल थिंकिंग की बात हो रही भाइयों, लॉजिकल थिंकिंग। तार्किक सोचो, तार्किक, लॉजिकल थिंकिंग। बताओ कौन सा दर्शन है जो लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक सोच पर विश्वास करता है? ऑप्शन दिया है सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन। 65 का जवाब होगा बच्चों बी ऑप्शन, न्याय दर्शन जो है तार्किक सोच पे काम करता है। ठीक है, सांख्य दर्शन किसने लिखा है? कपिल मुनि ने लिखा है। किसने लिखा है? कपिल मुनि ने लिखा है। योग दर्शन बेटा किसने लिखा? महर्षि पतंजलि ने लिखा। किसने? महर्षि पतंजलि ने लिखा है। ठीक है, महर्षि पतंजलि ने लिखा है। और वैश्विक और क्या है? एक वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन को लिखा है बादरायण। ठीक है, बादरायण, बादरायण। ठीक है, डिस्कशन। चलो ये चारों ऑप्शन हमने कर लिया। न्याय दर्शन जो है, ठीक है, तार्किक सोच पे काम करता है। इसको कौन लिखा है? महर्षि गौतम ने लिखा है। महर्षि गौतम, ठीक, महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 66।
चीनी यात्री ह्वेन सॉन्ग किसके समकालीन थे, मतलब उनके टाइम के थे, उनके पीरियड के थे, ठीक है, उस समय के थे। तो यहां पे दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय के, रुक्मा देवी के, हर्षवर्धन के, बिंदुसार के। ह्वेन सॉन्ग किसके समकालीन थे? ऑप्शन सी होगा, हर्षवर्धन के समकालीन थे। 66 का बच्चों सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। देखो बेटा, सित्तानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? सित्तानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से? बताइए 67 का आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बच्चों डी सही हो जाएगा। जैन धर्म से ये गुफाएं संबंधित है। ठीक है, ये गुफाएं कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है बेटा? तमिलनाडु में है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा 68। अच्छे से लिखो। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया? तीसरे बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक या कनिष्क? ऑप्शन सामने है, इसका जवाब सी हो जाएगा बच्चों, अशोक के द्वारा। ठीक है, अशोक के द्वारा कराया गया था 250 ईसा पूर्व। ठीक है, 250 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कराया गया था। कहाँ पे? मोगलीपुत्तिस्म। ठीक है, मोगलीपुत्तिस्म। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ 69। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? बताओ बेटा। नंद वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, मौर्य वंश? बता दो जल्दी से। 69 का आंसर होगा बच्चों डी ऑप्शन, मौर्य वंश के समय बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन देखो धामेक स्तूप का निर्माण कराया गया था। 70 पे आ जाओ बेटा। जीटी रोड का बताओ, जो जीटी रोड गुजरी है यहां से, ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? इसे क्या कहा जाता था? बताइए। उत्तरा पथ कहा जाता था, पूर्वी पथ कहा जाता था, राजपथ कहा जाता था या बादशाही सड़क कहा जाता था? बताइए। जीटी रोड को मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, उत्तरा पथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उत्तरा पथ कहा जाता था। सॉरी, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 71। किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? फिर से समझ लो आप। किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की, देखो, धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? बिंदुसार ने, महेंद्र ने, अशोक ने, बिंबिसार ने? 71 का जवाब क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर आपका सही होगा सी, अशोक। क्या सही हो जाएगा? अशोक यहाँ पे सही हो जाएगा। धार्मिकता द्वारा विजय। ठीक है, अशोक का अगर हम बात करें दोस्तों, मौर्य वंश के सम्राट थे। ठीक है, इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पाटिलपुत्र में। कहा हुआ था? पाटिलपुत्र में। ठीक है, और ये जो है
269 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठे, गद्दी पर बैठे। इनकी मृत्यु कब हुई थी बेटा? 232 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये सिंहासन पे मतलब राजा बने। ठीक है, राजा बने 269 ईसा पूर्व में राजा बने थे। क्लियर है सारी चीजें? क्वेश्चन नंबर 72, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध में, फिर से देखिए, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छेड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया? समय बताना है। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये युद्ध हुआ था, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, 261 ईसा पूर्व। ठीक है, कलिंग युद्ध ने अशोक सम्राट जो है बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला है हमारा 73। आ जाओ सब लोग। अशोक सम्राट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। महान राजा कहा जाता है। आज भी हम अपने रुपये के सिक्के में देखते हैं तो उन्हीं का अशोक चक्र चिन्ह बना हुआ है। किताबों में हमारे सब चीज में बना होता है। ठीक है, जैसे ये देखो, चलो आगे बढ़ो। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके? बताओ। 8, 10, 14, 16 कितने स्तंभ और पत्थर के तख्तों पर उन्होंने आदेश उत्कीर्ण करवाकर राज्यों के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग उसके अनुसार आचरण कर सके? 10 स्थान पे, 14 पे, 8 पे, 16 पे। बताइए जल्दी से। सी जाएगा यहाँ पे 14 स्थान पे। ठीक है बच्चों, कितने स्थान पे? 14 स्थान पे। 14। अच्छा क्वेश्चन है। 74 आ जाओ। चलो देखो, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बताओ बेटा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? टाइम वॉच है ये, कितने सेकंड में आप आंसर दे रहे हो? ठीक है, चलो। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था, उदयन था, देखिए, बिंबिसार था, घनानंद था। हर्यक वंश का शासक कौन था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। इसकी राजधानी थी गृहव्रज यानी राजगृह। राजगृह में इनकी राजधानी थी। ठीक है, कब हुआ था हर्यक वंश की स्थापना? तो 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। संस्थापक बिंबिसार था, राजधानी राजगृह थी। सारा डाटा एक क्वेश्चन में क्लियर हो जाता है। ठीक है भैया, चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा? प्रतिहार, पाल, सेन या राष्ट्रकूट? बताओ कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा यानी सबसे ज्यादा शासन किया? प्रतिहार राजवंश, पाल वंश, सेन वंश या राष्ट्रकूट वंश? आंसर जाएगा आपका बी के साथ, पाल वंश। ठीक है, पाल वंश 750 से लेकर 1174 ईस्वी तक। 750 से लेकर 1174 ईस्वी तक बहुत लंबा शासन हुआ। इनका इतिहास ही उड़ा दिया गया है इतिहास से। हाँ बेटा बोलो। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ।
चलो भाई देखो 76। सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? सातवाहन राजवंश के शासक, ठीक है, जो उपयोग करते थे तांबा और चांदी का मिश्रण, वो क्या कहलाता था? टंका कहलाता था, जीतल कहलाता था, पोटीन कहलाता था, निष्क कहलाता था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? पोटीन कहलाता था बच्चों। क्या कहलाता था? पोटीन कहलाता था। सी ऑप्शन आपका सही होगा। मिश्रण था तांबा और चांदी को मिला के जो बनता था वो क्या बनता था? पोटीन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 77। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? बताओ। आकाश कह रहा हूं। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? उस पद का नाम बताना है। समाहर्ता, राजूकास, बोधि सत्व धम्म महामात्र। उस पद का नाम क्या था? धम्म महामात्र, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। कर्मचारियों की इस पद के नाम से नियुक्ति होती थी। ठीक है बेटा। और ये धर्म अनुशासन का निर्माण करने का काम करते थे। 77 के बाद 78। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? गुप्त वंश, मौर्य वंश, प्रतिहार वंश या राष्ट्रकूट वंश? जल्दी से बताओ बेटा। कौटिल्य, चाणक्य का नाम सुना होगा सबने। उन्होंने अर्थशास्त्र किताब लिखी थी, उसमें प्रशासन के बारे में लिखी थी। उस समय के, उस पीरियड के जो सत्ता में थे, सिंहासन पे थे, तो उस समय दोस्तों क्या हो जाएगा? कौन सा वंश था? मौर्य वंश था। ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक में राजनीति, सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या दिया गया है? जानकारी दी गई है। ठीक है। मौर्यकालीन पीरियड की जानकारी दी गई है। 79। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस विजय थी? फिर से देखो बेटा। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? आसाम, झारखंड, बिहार, उड़ीसा? 79 का ऑप्शन डी जाएगा, उड़ीसा। ठीक है। आधुनिक युग में ये जो कलिंग था, ये उड़ीसा में, उड़ीसा से संबंधित था। ठीक है। आज का उड़ीसा, उस समय कलिंग युद्ध हुआ था। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए? बताओ बेटा। क्वेश्चन एक बार देख लो आप लोग। किस भारतीय मूल वंश के शासकों ने देखो फिर से थोड़ा सा, शासकों ने चित्र वाले सिक्के जारी किए? बताओ। पेशवा, राष्ट्रकूट, पांड्या या सातवाहन? किसने सिक्के जारी किए थे बच्चों? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, सातवाहन शासकों ने चित्र वाले सिक्के जारी किए। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सिमुक, ठीक है। सिमुक जो थे संस्थापक थे। आगे अगल बगल से। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, डिस्टर्ब मत किया करो। 81। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बीज गणित यानी अलजेब्रा। क्या बेटा? अलजेब्रा, ये होती है बीज गणित के बारे में क्षेत्र में महत्वपूर्ण योग दिया।
ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट। बता दो 81 का आंसर क्या होगा बेटा? आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? आर्यभट्ट का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में 476 ईस्वी में। कब हुआ था बेटा? 476 ईस्वी में। कहाँ जन्म हुआ था? वर्तमान में पटना कह सकते हो, यानी बिहार की राजधानी पटना। उस समय पाटलिपुत्र था। ठीक है, आर्यभट्ट का भारत के महान गणितज्ञों में महत्वपूर्ण स्थान है। मैथमेटिशियन है, ठीक है, गणितज्ञ हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित? देखिए ना, नटराज की मूर्ति ऐसे करके बने हैं, शिव जी पूजा कर रहे हैं। तो वो नटराज की जो मूर्ति है, कांस्य प्रतिमा है, निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? चेर से, पांड्य से, चोल से, पल्लव से? बता दो बेटा। ये संबंधित है चोल साम्राज्य से। किससे? चोल साम्राज्य से। और नटराज की प्रसिद्ध प्रतिमा में भगवान शिव को नृत्य करते हुए देखा गया है। भगवान शिव को क्या करते देखा गया है? नृत्य करते हुए देखा गया है। उसी को बोलते हैं नटराज। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 83, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? बच्चों बताओ, तमिल साहित्य का महाकाव्य कौन सा है? शिलप्पदिकारम, नालंदियार, टोल्काप्पियम, एट्टुगोथई थोगई, एट्टुथोगई। बताओ ये तमिल साहित्य का महाकाव्य कौन सा है? बताओ जल्दी से। ए ऑप्शन हो जाएगा देखिए शिलप्पादिकारम, शिलप्पादिकारम ये तमिल साहित्य का महाकाव्य हो जाएगा। चलो बेटा, ए ऑप्शन यहाँ सही होता है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। 84, समझ में आ रहा है ना सारी चीजें? आओ 84 पे। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? बताओ, हड़प्पा के जो निवासी थे, घर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया था? चिकनी मिट्टी का, तप्त मिट्टी की ईंटों का, लाल बलुआ पत्थर का, धूप में सुखाई ईंटों का? बताओ, हड़प्पा कालीन जो निवासी थे, लोग थे, घर बनाने के लिए किसका यूज किए थे? किस सामग्री का यूज किए थे? ऑप्शन सी सही होगा बेटा, तप्त मिट्टी के ईंटों का, यानी तपा के, पक्की ईंटें। समझ रहे हो ना? भट्ठा देखो ना, भट्ठा। पहले ईंटा बनाते हैं, सांचे से सुखाते हैं, फिर भट्ठे में उसको पकाते हैं, तपाते हैं। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? औषधि यानी दवाइयां। बताओ किसे औषधि का देवता कहा जाता है? आर्यभट्ट को नो, पर्णी को व्याकरण का ज्ञाता कहा जाता है, पतंजलि को या धन्वंतरी को? पतंजलि को क्या कहा जाता है बच्चों? पतंजलि को योग का कहा जाता है, योग। धन्वंतरी को औषधि का देवता, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आर्यभट्ट बीज गणित के, ठीक है। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था, वह पहले सामंत था। बताओ किसका सामंत था? विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था, वह पहले सामंत था। बताओ कादम्बरों का था, पांड्यों का था, पल्लवों का था या राष्ट्रकूटों का था? 86 का आंसर क्या होगा बच्चों? सी विकल्प हो जाएगा, पल्लवों का था। ठीक है, 9वीं शताब्दी में ये जो है स्थापित हुआ था। 9वीं शताब्दी, ये भी याद रखना। ठीक है, विजयालय चोल वंश का संस्थापक बना। 87 है मेरे बच्चों, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई? बताओ, रावण जो है कैलाश पर्वत को ऐसे हिला रहा है, वो वाली प्रतिमा कहाँ पाई गई? जूनागढ़ की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में, बराबर की गुफाओं में?
बराबर। आंसर करिए इसका बी, एलोरा की गुफाओं में। लिखो बेटा, एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ है? महाराष्ट्र में ये गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं, औरंगाबाद। ठीक है, ये कौन सी मूर्ति प्रतिमा मिली यहाँ पे? रावण जो है कैलाश पर्वत को हिला रहा है। रावण कैलाश पर्वत को क्या कर रहा है? हिला रहा है। पकड़ के हिला रहा है कि खड़े खड़े? बताओ। पकड़ के। चलो, हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया? हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया? बिंबिसार द्वारा, अशोक द्वारा, खारवेल द्वारा या हर्ष द्वारा? 28 का बच्चों आंसर हो जाएगा 88 का सी, खारवेल द्वारा। खारवेल कलिंग के शासक थे। खारवेल कहाँ के शासक थे बच्चों? कलिंग के शासक थे। क्या किया था इसने? हम हाथी गुम्फा का शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। 89, होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? देवगिरी है, मैसूर है, क्या लिखा है? द्वार समुद्र है या कल्याणी? क्या होगा आंसर? होयसल साम्राज्य की राजधानी बच्चों होगी द्वार समुद्र। ठीक है, द्वार समुद्र। ये होयसल दक्षिण भारत का एक राजवंश था जिसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक राज किया। ठीक है, द्वार समुद्र 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक राज किया। ठीक है, दक्षिण भारत का ये राजवंश है होयसल साम्राज्य। 90 पे आ जाओ भैया। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? क्या नाम है? पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? प्रख्यात शासक था, बता दो, जल्दी से बता दो। चलो, सॉरी गिर गया था। यहाँ पे चालुक्य वंश होगा, पांडव वंश होगा, कात्की वंश होगा, होयसल वंश होगा। आंसर कीजिए भाई, जल्दी से कीजिए। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? ऑप्शन ए जाएगा बच्चों चालुक्य राजवंश का। चालुक्य राजवंश की राजधानी कहाँ है? बादामी में। तत्कालीन की बात करें दोस्तों, ठीक है, चालुक्य का था, इसकी राजधानी कहाँ थी? बादामी। ठीक, 6ठी शताब्दी के दौरान जो है, 90 के बाद 91, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? बताओ, कौन सा चोल राजा था जो मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? करिकाला, राजा राज, महेंद्र या विक्रम? 91 पर बच्चों आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा राजा राज। ठीक है, राजा राज, बी ऑप्शन सही होगा। 92 देखिए बच्चों, कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी? कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया, राजधानी कांचीपुरम उसकी राजधानी थी? पल्लव वंश था, प्रतिहार था, चोल था या पाल राजवंश था? 7वीं 8वीं की बात हो रही है बच्चों, इसका क्या उत्तर जाएगा? ए, पल्लव राजवंश। ठीक है, कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। पल्लव। इसका अंतिम शासक की बात करें बच्चों, अंतिम शासक अगर इसकी बात करें तो अपराजित वर्मन था। अपराजित वर्मन। ठीक है, यह अंतिम शासक था पल्लव राजवंश का, अपराजित वर्मन। 93, किस वंश ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? किस राजवंश ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया, 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? राजपूत, चोल, चेर, पांडव? आंसर क्या होगा बच्चों? पांडव राजवंश। ठीक है,
पांडव राजवंश ने दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में एक था। 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक शासन किया था। किस वर्ष में हाई डेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई? हाई डेस्पेस की लड़ाई किस वर्ष आयोजित की गई? आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बच्चों बी के साथ 326 ईसा पूर्व। ठीक है, हाई डेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई 326 ईसा पूर्व। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? जो साउथ इंडियन टेम्पल्स होती हैं बच्चों, साउथ इंडियन टेम्पल, उनका जो प्रवेश द्वार होता है, गेट होता है, उसको क्या कहा जाता है? गोपुरम, विमान, अंतरिक्ष या घर? क्या कहते हैं उसको? गोपुरम कहते हैं, गोपुरम, यानी कि ऑप्शन एक आपका सही जाएगा। ठीक है, गोपुरम, ए ऑप्शन सही है। दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अगला है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में वर्णित है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में वर्णित है? ये कहां पे है दोस्तों वर्णित? मुंडकोपनिषद में वर्णित है, मुंडकोपनिषद में वर्णित है। 96 के बाद 97, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने कराया? बताओ। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, राजेंद्र चोल ने, आदित्य कार्यकाल ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने? किसने कराया समुद्र तट का निर्माण? ऑप्शन सही जाएगा बच्चों डी, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किन्होंने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण कराया। 98, वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? वास्तुकला में पंचायत शैली, शहर से, बांध से, मंदिर से, कैसल से? आप लोग जल्दी से बता दो इसका उत्तर क्या होगा। डी जाएगा बच्चों, मंदिर से संबंधित है ये। वास्तुकला में पंचायत शैली मंदिर से संबंधित है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने कराया? आज भी बच्चों दिल्ली में जो कोई धरना प्रदर्शन विरोध होता है तो लोग यहीं जाके जंतर मंतर में बैठते हैं। ठीक है, इसको किस महाराजा ने बनवाया था? बी ऑप्शन, जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने। ठीक है, जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया? क्या लिखा है? गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर किस राजा ने बनवाया? ये ऑप्शन जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम। कौन बनवाया था? राजेंद्र चोल प्रथम। ठीक है, चलो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज आपकी ये सेकेंड क्लास प्राचीन इतिहास की फिनिश होती है। ठीक है, अब हम अगली क्लास में मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन करेंगे। एक क्लास में करेंगे दोस्तों, जितने भी 100+ क्वेश्चन होंगे एक क्लास में आपको पूरी क्लास मिलेगा। ठीक है, इसको हम 2 क्लास में कराए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में प्राचीन इतिहास। लेकिन मध्यकालीन इतिहास जो होगा बच्चों, इसको हम एक पार्ट में कराएंगे। आपने देखा क्वेश्चन बहुत शानदार, लाजवाब, लॉजिकल है। ठीक है, और मध्यकालीन फिर आधुनिक भारत होगा, फिर भूगोल का सेक्शन चलेगा, फिर राज्य व्यवस्था चलेगा, फिर अर्थशास्त्र चलेगा, और इसके अलावा विज्ञान की तीनों पार्ट, फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सभी में 150-150 क्वेश्चन लमसम होगा दोस्तों।
एक एक क्लास में आपको मिलेगा, इतना आप क्लियर कर लेंगे एक एक पॉइंट, दोस्तों सभी टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार क्लास होगी। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को हम एंड करेंगे, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।